हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज की इस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा अबाउट द सैयद डायनेस्टी। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लेट अस स्टार्ट। सो यू शुड रिमेंबर कि हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके। उसके बाद हमने पढ़ा था खिलजीज़ के बारे में, खिलजी के बाद हमने पढ़ी थी तुगलक लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हमारा फोकस रहेगा सैयद के ऊपर। डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग्स, अगर लोधी भी कंप्लीट हो जाए वो भी कर लेंगे, वैसे हो ही जाएगा वो भी, ठीक है। तो याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो फर्स्ट से लेके फोर्थ डायनेस्टी थी ये सारे कैसे थे, इनकी एथनिसिटी क्या थी, ये टर्क्स हुआ करते थे। एंड जो लास्ट में देखोगे आप लोधीज के बारे में, ये कौन से आएंगे, ये आएंगे अफगान्स, ठीक है। तो आज का जो फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन द सैयद डायनेस्टी। थोड़ा सा पास्ट में जाओ, याद करो नसीरुद्दीन तुगलक हुआ करते थे एक, उनके टाइम पे तुगलक डायनेस्टी जो थी वो वीक हो जाती है। फिर तैमूर का इन्वेजन होता है, उन्होंने एक मुल्तान वाले एरिया में खीज़र खान को गवर्नर बना दिया था। फिर खीज़र खान सोचता है कि क्या करना गवर्नर बन के, लेट अस ट्राई टू बिकम रूरल, ठीक है, रूलर ही बन जाते हैं उस एरिया के, इंडिया वाले एरिया के। तो इसने क्या किया, नसीरुद्दीन तुगलक जो था उसको मार दिया एंड फाइनली एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम पड़ता है सैयद डायनेस्टी, ठीक है। अब जब सैयद डायनेस्टी रूल में आ रही है तो आप देखोगे बहुत सारे रीजनल किंगडम्स ऑलरेडी बन रखे हैं। याद करो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक बहमनी किंगडम बन गया था, एक विजयनगर एम्पायर बन गया था। विजयनगर एम्पायर बना 1336 में एंड बहमनी बन जाएगा 1347 में। तो साउथ वाले एरिया में तो आप देखोगे ये सेपरेट हो चुके हैं। उसके अलावा राजस्थान वाले मेवाड़ वाला जो रीजन था वो अलग हो चुका है। मुजाफरिद डायनेस्टी एक गुजरात में इमर्ज कर चुकी है। गजापति डायनेस्टी उड़ीसा वाले एरिया में इमर्ज कर चुकी है। शार्की डायनेस्टी जौनपुर वाले एरिया में इमर्ज कर चुकी है। आप देखोगे कि जो सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड चलेगा 1414 से चलेगा एंड 1451 तक ये रूल करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे लोधी। सैयद डायनेस्टी में आपको कोई खास किंग्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो खीज़र खान गवर्नर बनाया था मुल्तान वाले एरिया में, किसने, तैमूर ने। और उस टाइम पे जो तुगलक डायनेस्टी थी वो सिर्फ दिल्ली वाले एरिया में ही बच गई थी, ठीक है। अराउंड 50 किलोमीटर्स तक का एरिया उनके अंडर आया करता था। सो खीज़र खान जो है ये एस्टेब्लिश करेगा कौन सी डायनेस्टी, दैट इज़ सैयद डायनेस्टी। अब राजा बन गया, राजा का काम होता है कि कॉइन्स की मिंटिंग करो ताकि पैसा भी आए आपके पास में, पर इसने कोई कॉइन्स नहीं बनाए। और ये कौन सा मुस्लिम हुआ करता था, तो ये शिया मुस्लिम था। शिया सुन्नी ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी, तो आई होप आपने एंशियंट लेक्चर लगाए हैं एंशियंट हिस्ट्री के, तो उनमें ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। नाउ कमिंग टू द मुबारक शाह, सेकेंड जो किंग आते हैं खीज़र खान के बाद वो आते हैं मुबारक शाह। इन्होंने अब कॉइन मिंट करवाए एंड मुबारकाबाद सिटी भी इन्होंने एस्टेब्लिश करवाई थी। उसके बाद थर्ड किंग आते हैं अलाउद्दीन आलम। इन्होंने क्या किया, कुछ खास काम नहीं किया था। जब ये आते हैं तो उस टाइम पे जो, अब देखो पहला किंग देखा खीज़र खान, कुछ खास काम नहीं किया। दूसरा देखा मुबारक शाह, चलो ठीक है कॉइन्स की मिंटिंग करवा ली एंड एक सिटी भी एस्टेब्लिश करवा दी जिसका नाम रख दिया मुबारकाबाद सिटी। नाउ अलाउद्दीन आलम ने क्या किया, इसके टाइम पीरियड में तो ये सैयद डायनेस्टी पूरी ही डिग्रेड कर जाएगी एंड फाइनली आप देखोगे एक बहलोल लोधी करके कमांडर हुआ करता था, वो आएगा और इसको मार देगा। और फाइनली यहाँ पे आप 1451 में देखते हो कि जो सैयद डायनेस्टी थी वो आ जाती है टू एंड, और एक नई डायनेस्टी फ्लरिश करती है जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 3 ही किंग्स आए सैयद में, कुछ खास नहीं है, अगर भूल भी जाओगे तो चल पड़ेगा। और जैसे ही सैयद डायनेस्टी ख़त्म होती है तो टर्क रूल भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो लोधीज थे देवर अफगान्स, इनकी जो एथनिसिटी थी वो अफ़गानी थी, तो ये अफ़गान्स आएंगे। तो शुरू के 4 आपने देख लिए, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये क्या है, चारों के चारों देवर टर्क्स। तो जैसे ही सैयद डायनेस्टी ख़त्म हुई तो टर्क जो रूल था वो भी एंड हो जाता है। फिर बहलोल लोधी ने ख़त्म किया किसको, सैयद डायनेस्टी को। तो जो बहलोल लोधी है ही इज़ गोइंग टू एस्टेब्लिश न्यू डायनेस्टी जिसका नाम पड़ेगा लोधी डायनेस्टी। चलो जी लोधी डायनेस्टी पे आ जाते हैं, बिकॉज सैयद डायनेस्टी में आपको कुछ खास नहीं मिला। नाउ लोधी डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो 1451 से लेके 1526 तक है, ठीक है। ये देखो दोनों ही ईयर बहुत खास हैं। 1451 में किसका एंड हुआ, टर्क रूल का, टर्क रूल जो है वो एंड हो गया। 1526 में बिगिनिंग होने वाली है एक नई, और बिगिनिंग किसकी होगी, तो बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल। बाबर आने वाला है तो उसकी जो है रूलिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है।
अब ठीक से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अगेन बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिलेंगी। तो लोधी डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये अफ़गान थे बाय एथनिसिटी। कौन कौन से किंग्स आएंगे इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद भी रखना पड़ेगा। पहला आता है बहलोल लोधी, जिसने सैय्यद डायनेस्टी को ख़त्म किया। फिर आएगा सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। और जब इब्राहिम लोधी रूल करेगा तो उस टाइम पे ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी होने वाली है, जिसमें इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर लड़ेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करी गई, कैसे इनको हराया गया, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। और फाइनली जो 1526 का ईयर रहेगा वहाँ पे बाबर जो है जीत जाएगा और एक नया रूल इंडिया के अंदर आप शुरू होता हुआ देखोगे, दैट इज़ मुग़ल रूल। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत ख़त्म। तो 1526 में हम देखते हैं एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड बिगिनिंग ऑफ मुग़ल रूल। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। नाउ बहलोल लोधी जो था ये अपने आप को एक टाइटल देता है, दैट इज़ रैयत ए आला। तो आला जो होता है वो किसी ग्रेट चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आला टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो रैयत ए आला मतलब ग्रेट इन फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स का मसीहा एक तरह से खुद को टाइटल दिया। और एक क्वाइन शुरू किया जिसका नाम रखा बहलोली क्वाइन। और जब तक अकबर का रिन आएगा, जब हम बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे और फिर अकबर पढ़ेंगे, तब तक ये जो क्वाइन है ना बहलोली क्वाइन, ये यूज़ होगा। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देख सकते हो आप। अकबर के टाइम पीरियड तक कौन सा क्वाइन यूज़ होने वाला है? बहलोली क्वाइन। सेकेंड किंग आते हैं सिकंदर लोधी, जो आगरा की सिटी है 1504 के अंदर किसने एस्टेब्लिश करी थी? दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सिकंदर लोधी। काफ़ी इंटॉलरेंट मिलेगा आपको, रिलीजन्स को लेके टॉलरेंस नहीं थी, कट्टरता बड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नॉबल जो हुआ करते थे ये तो हर एक एथनिसिटी के हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे सारे ही आपको एथनिक जितने भी उस टाइम पे इमर्ज कर रहे थे वो सभी मिल जाएंगे। तो नॉबल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी क्रिएट करता है। कन्फिस्केशन ऑफ नॉबल्स, कई नॉबल्स को तो बंदी भी बना लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट कर लिया, अपने पास रख लिया, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करा। तो यहाँ से चीज़ें पता चल रही हैं कि नॉबल्स के साथ इतनी बुरे तरीके से ये पेश आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर रहे हैं। और मुस्लिम है खुद और अफ़गान है खुद, और क्या कर रहा है? टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि येस ही वॉज इंटॉलरेंट। टाइटल ले लेता है गज़ ए सिकंदरी का। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स भी करते हैं। अच्छा, टाइटल नहीं था ये, गज़ ए सिकंदरी तो एक मेजरमेंट यूनिट हुआ करती थी, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे, सॉरी माय फॉल्ट। तो गज़ ए सिकंदरी क्या था? मेजरमेंट यूनिट हुआ करता था। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करता है। क्यों करता है? ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। इवन नोबल की जो लैंड प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो तो अपने अंडर कर ली, तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाया। और जो विमेन थी उनकी एंट्री बैन कर दी मकबराज के अंदर, कि आप मकबराज में नहीं जा सकती, आपकी एंट्री के ऊपर बैन है। तो ये सारी चेंजेस किए सिकंदर लोधी ने। अब आता है इब्राहिम लोधी। काफ़ी एरोगेंट था, इसको एडवाइस लेना नहीं पसंद था, काफ़ी एग्रेसिव था, गुस्सैल वाला था। एंड कुछ इश्यूज थे दौलत खान लोधी के साथ। अभी देखते हैं दौलत खान लोधी कौन है। नाम से तो लग रहा है कि रिश्तेदारी हैं। इसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई थी। इब्राहिम लोधी खुद कहाँ बैठा हुआ था? दिल्ली में। और यहाँ पे पंजाब वाले एरिया से, जो कि नॉर्थ वेस्ट के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, वहाँ पे अपने दो भतीजों को बिठा दिया। एक था आलम खान लोधी और दूसरा था दौलत खान लोधी। ठीक है, इनको क्या किया? प्रोटेक्शन के लिए नॉर्थ वेस्ट और ये जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है यहाँ पे बिठा दिया। किस किस को? अपने दो भतीजों को। एक था आलम खान लोधी और दूसरा था दौलत खान लोधी। यहाँ पे राणा सांगा हुआ करता था राजस्थान वाले रीजन में, रजवाड़े यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं। इब्राहिम लोधी की इनसे भी नहीं बन रही। ठीक है, तो राणा सांगा ने क्या किया? राणा सांगा ने इनविटेशन दिया बाबर को कि तुम पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, आओ इंडिया में आओ, इब्राहिम लोधी को हटाओ, यहाँ से लूटपाट करो और अपने साथ सोना ले जाओ, मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट्स दे दूँगा। ये डील की राणा सांगा ने बाबर के साथ। पर शर्त लगाई क्या? कि राणा सांगा ने बोला बाबर को कि गिफ्ट भी मिलेंगे, जो लूटा हुआ पैसा होगा वो तुम्हारा रहा, और मैं भी कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ, पर शर्तें, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा अपने एरिया में। ठीक है, अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान वाले एरिया में वापस जाना पड़ेगा। तो बाद में बाबर धोखा देगा राणा सांगा को, क्योंकि बाबर को पसंद आ जाता है इंडिया की, यहीं पे रह लेते हैं, काफ़ी यहाँ पे दौलत है तो यहीं पे क्यों ना रह लें। फिर राणा सांगा और बाबर लड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो अभी वाला जो सिनारियो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि इब्राहिम लोधी की ना तो राणा सांगा से बन रही है, ना ही अपने नेफ्यू से बन रही है। ऑल्दो नेफ्यूज़ को गवर्नर बना के रखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट पंजाब हरियाणा वाले रीजन्स में, पर उनको वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। राणा सांगा ने बातचीत कर ली किससे?
आलम खान और दौलत खान लोधी से, दोनों से, कि यहाँ से बाबर को बुलाएंगे, तुम्हें भी बड़ा सारा दौलत मिलेगा, एरिया मिलेगा, ये भी हो गए इस इन्फ्लुएंस में आगे। इब्राहिम लोधी को पता ही नहीं है कि इसके अगेंस्ट कितनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी जा रही है। ठीक है, अब बाबर की पहले तो सिचुएशन देख लो क्या बन रही है। अब यहाँ पे आप दो रीजन्स देखोगे, फ़रगना, फ़रगना आपको मिल जाएगा कहाँ पे, अज़्बेकिस्तान वाले एरिया में, अज़्बेकिस्तान। फ़रगना के अलावा एक और एरिया है दैट इज़ समरकंद, और समरकंद के अलावा काबुल वाला एक एरिया मिलेगा, काबुल मिल जाएगा आपको अफ़गानिस्तान में, कैपिटल भी है उसी की। ठीक है, अब बाबर का सपना था कि मैं सारे एरियाज़ को कॉन्कर करूं, तो बाबर जैसे फ़रगना को कॉन्कर कर लेता है ना, यहाँ पे जीत गया, बाबर का रूल चल पड़ा। ही डिसाइडेड कि क्यों ना मैं जाके काबुल को जीतूं। ठीक है, तो काबुल वाले एरिया के लिए निकल गए अपने घोड़ों के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे बसेस तो थी नहीं, फ़्लाइट्स भी नहीं थी, तो ये गए अपने घोड़ों के ऊपर। तो जैसे काबुल पहुँचे, फ़रगना इनके हाथ से निकल गया। ठीक है, अब दोबारा से काबुल में सोचा कि चलो काबुल जीत ही लिया कुछ हाथ तक, अब जाता हूँ वापस, अब फ़रगना तो निकल गया अपने हाथ से, समरकंद वाला एरिया जीत लेता हूँ। ये आप याद रख लेना, समरकंद इम्पॉर्टेंट एरिया है समरकंद। तो समरकंद को जीतने के लिए वापस गया, काबुल हाथ से निकल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अनस्टेबल बाबर फेस कर रहा है। फ़रगना जीत रहा है, काबुल निकल जा रहा है, काबुल जीत रहा है, समरकंद निकल जा रहा है। तो ये चेन सी बन रही थी बाबर की, तो कहाँ कहाँ जीते। तो फिर बाबर को भी फेवरेबल लगा कि राणा सांगा के इनविटेशन को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और लेट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिल्ली, और इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देते हैं। तो वहीं पे बाबर जो है फ़रगना में है, कैप्चर करता है काबुल को, तो फ़रगना हाथ से निकल जाता है। फिर काबुल से आता है समरकंद, विच इज़ अगेन, समरकंद भी कहाँ है, अज़्बेकिस्तान में है। समरकंद को जीतता है तो वहाँ काबुल हाथ से निकल जाता है। तो वो इस चेन में फंसा हुआ है, फ़रगना हाथ से जा रहा है, समरकंद हाथ से जा रहा है, काबुल हाथ से जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अनस्टेबल ये फेस कर रहा है खुद को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी। राणा सांगा ने उधर से इनविटेशन दे दिया बाबर को, और साथ में आलम खान और दौलत लोधी को भी अपने साथ मिला लिया। इब्राहिम खान, ये इब्राहिम लोधी, इसको पता ही नहीं है क्या कॉन्स्पिरेसी इसके अगेंस्ट रची जा रही है। फाइनली 1526 में आप देखोगे बाबर पहुंच चुका है दिल्ली के पास में। अब दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थोड़ी लड़ने वाले थे बाबर के साथ, उन्होंने तो बोला ठीक है जाओ जाओ आगे जाओ, दिल्ली वाले एरिया में जाओ, वहाँ पे इब्राहिम लोधी बैठा हुआ। और 1526 में आप देखोगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है, जहाँ पे बाबर जो था अपने साथ बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आया था, आर्टिलरी की, प्रॉपर गन्स थे, रॉकेट्स थे, किसके पास, बाबर के पास। वहीं पे इब्राहिम लोधी लड़ने के लिए आ रहा है अपने घोड़ों के साथ, और वेपन जो हैं वो ट्रेडिशनली मेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्निकली वाइज अगर देखो तो बाबर के पास ज़्यादा एडवांटेज है। बाबर के पास गन पाउडर अवेलेबल है, उसने रूमी टेक्निक यूज़ करी। इब्राहिम लोधी की जो आर्मी है ना वो सीधी आ रही है, एक वर्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आ रही है, जबकि बाबर की आर्मी कैसे आ रही है, एक ऐसे सेमी सर्कल सा बनाते हुए। तो इन्होंने घेरा सा बना लिया पूरा, और जैसे इब्राहिम लोधी आगे पहुंचेंगी तो ये तो पूरे यहाँ पे फिट हो गए। ठीक है, और यहाँ से ये साइड से इनको घेरेंगे और अटैक करेंगे, और यहाँ पे तोपें लगा के चले हुए हैं। यहाँ पे वो तीर फेंकते थे इब्राहिम लोधी की आर्मी, यहाँ से आते थे गोले। तो ऑब्वियसली किसने जीतना था, बाबर ने जीतना था। इब्राहिम लोधी के पास में जो आर्मी थी वो लैक्स में थी, जबकि बाबर के पास जो आर्मी थी वो 1000 में थी। बट स्टिल कौन जीत गया, बाबर जीत गया, क्योंकि टेक्निकली आप देख रहे हो एडवांसमेंट किसके पास थी, बाबर के पास हुआ करती थी। ठीक है, ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थी जो राणा संगा के साथ मिलके दौलत खान लोधी और इब्राहिम जो आलम खान लोधी था उन सभी ने मिलके बनाई। अब क्या हुआ, बाबर को क्या बोला था राणा सांगा ने, अब बाबर तो जीत गया, राणा सांगा ने बोला ये लो जी गिफ्ट देता हूँ मैं आपको, आ जाओ हमारे इधर एरिया में। बाबर ने बोला नहीं गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं ना इंडिया में ही रहना चाहता हूँ अब। राणा सांगा को आ गया गुस्सा, राणा सांगा ने बोला ऐसे कैसे इंडिया में रहना चाहता हूँ, हमारी क्या डील हुई थी याद नहीं है कि लड़ाई कर, लूट पाट कर, गिफ्ट ले और वापस जा। पर अब बाबर का जो था वो मूड चेंज हो चुका था, और 1526 में एक और बैटल बाबर लड़ता है, दैट इज़ बैटल ऑफ खानवा। खानवा में क्या होता है, राणा सांगा की लड़ाई होती है बाबर के साथ, और यहाँ पे राणा सांगा भी डिफीट हो जाता है, और अल्टीमेटली आप नोटिस कर रहे हो कि बाबर की एज बन रही है इंडिया के अंदर। तो अब देखो 2 बैटल्स लड़ चुके, ये 2 बैटल कौन कौन सी, एक लड़ी 1526 में, एक लड़ी 1527 में। 1526 में आप देखोगे बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में हमने देखी बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में थी, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में थी, राणा सांगा वर्सेस बाबर। दोनों में कौन जीत रहा है, बाबर जीत रहा है। और ना 4 साल जिंदा रहेगा बाबर इंडिया के अंदर, और चारों साल लड़ाइयाँ करेगा, पर चारों बैटल्स में जीतेगा।
ठीक है, बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो विनर की जो आइडियोलॉजी होती है उसमें। और इसकी आर्मी जो थी वो कहीं ना कहीं थक भी रही थी बाबर की। पर जो आर्मी थी वो बोलते थे कि यहाँ का जो मौसम है बड़ा ही गर्म सा है, एंड वी वांट टू गो बैक टू अफ़गानिस्तान। फरगना समरकंद वाला एरिया कितना सुंदर एरिया था वो, हर तरफ माउंटेन देखने को मिलती थी, फूल लगे हुए हैं, फ्लोरा फौना सब देखने को मिल रहा है। सो सारे वापस से सपना देख रहे हैं कि हम वापस चले जाते। इवन जो बाबर का लड़का है हुमायूं, हुमायूं भी बोल रहे पापा चलो वापस चलते हैं। बाबर ने बोला नहीं बेटा, अभी यहीं पे हमारी सेटलमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी स्टेबिलिटी मिली है और हम काफ़ी जीत भी रहे हैं। तो हुमायूं का दिल टूट जाता है, हुमायूं बोलता है नहीं पापा मैं जा रहा हूँ वापस। तो हुमायूं वापस चला जाता है अफ़गानिस्तान वाले एरिया में। बट अब जैसे ही बाबर की डेथ होने वाली है 1530 के अंदर, आप देखोगे कि हुमायूं को वापस से आना पड़ेगा। अभी ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी, अभी बाबर ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे। अभी हमें ना कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्या क्या, कि जब टर्किश रूल ख़त्म हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, क्या क्या मिलिट्री में चेंजेस मिले, क्या क्या डिपार्टमेंट्स बने। पहले हम दिल्ली सल्तनत को पूरा बाइंड अप करने वाले हैं, उसी के बाद हमें विजयनगर बहामनी किंगडम उनके बारे में पढ़ना है, तब जाके मुग़ल रूल पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि ये जो 1526 1527 की जो वॉर्स हुई ना, बैटल्स हुई, ये हम दोबारा से पढ़ेंगे अभी जब मुग़ल रूल स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, बाबर ने एस्टेब्लिश कर दिया मुग़ल रूल कब, 1526। और जो टर्को अफ़गान रूल था वो ख़त्म हो गया। टर्को अफ़गान क्यों बोला, दोबारा से याद करो। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये कैसे थे सारे, ये थे टर्क्स। एंड अफ़गान कौन थे, लोधीस। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लो पहले तो। नाउ इम्पैक्ट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। ये जो टर्क रूल था, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद का जो रूल था, इससे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एक यूनिफाइड एम्पायर हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी यूनिटी थी। उससे पहले हम नोटिस करते हैं जब घोरी आया था, याद करो जयचंद की बननी नहीं रही पृथ्वीराज चौहान के साथ, याद है ना वो स्टोरी, अब दोबारा से याद करो उसको। यहाँ पृथ्वीराज चौहान था और यहाँ पे आप देख रहे हो जयचंद्र है। दोनों के आपस में कन्फ्लिक्ट हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पसंद आ गए थे जयचंद की लड़की को, संयोगिता को। एंड पृथ्वीराज चौहान चाहता था कि मैं कंपाइल कर लूँ ये जयचंद वाला एरिया, जो गढ़वाल वाला रीजन था उत्तराखंड का। तो इनमें आपस में नहीं बन रही है, आगे भी नहीं बन रही, किसी से नहीं बन रही है एक दूसरे की। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे अगर रीजन्स होंगे तो एक बाहर से अगर कोई इन्वेडर आता है तो उसको पता चल जाएगी उनकी कमी। तो घोरी ने भी वही किया कि इनकी तो आपस में नहीं बन रही, लेट्स रूल। तो घोरी ने अपने कुछ स्लेव्स छोड़े थे, ठीक है, इंडिया में। जब पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया 1194 में, जयचंद्र को डिफीट कर दिया पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं आप देखते हो ऐबक था, बख्तियार खिलजी था, याद करो उन सबको, मैंने पढ़ा दी हैं चीज़ें। तो आप देखोगे ये यूनिफाइड एम्पायर बनाएंगे, हर जगह इनका ही रूल चलने लगेगा। दिल्ली, ऐबक ने लाहौर में अपनी कैपिटल बनाई, बट जो इल्तुतमिश आया उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी टू दिल्ली। तो दिल्ली जो था ये सेंटर ऑफ पावर बन गया। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे, क्या क्या करे, तो सेंटर, प्रोविंसेस, लोकल, ये सारी गवर्नमेंट बनी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टर्किश रूल। टर्किश रूल जब बोला जा रहा है तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। और इन्होंने इक़्तिदारी सिस्टम डेवलप करा। नोबल्स को लैंड्स दे दी जाती थी, खुश रहो और अपने हिसाब से उस ज़मीन को यूज़ करो। हॉर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था और नॉर्थ वेस्ट से हमें बहुत अच्छी ब्रीड के हॉर्सेस मिले इंडिया के अंदर। दाग एंड चेहरा सिस्टम यूज़ किया गया। दाग में क्या किया जाता था, हॉर्सेस की ब्रांडिंग कर दी जाती थी, उनके ऊपर एक छाप, एक स्टैंप लगा दी जाती थी, ताकि पता चले कल को घोड़े चोरी होते हैं तो वहाँ स्टैंप से पता चल जाए कि ये कौन से घराने के हैं। फिर उसके बाद चेहरा सिस्टम, एक सर्टिफिकेट बनाया गया, हर एक आर्मी का इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखा गया, उनकी बॉडी फीचर्स क्या क्या हैं, कहाँ से हैं, पेरेंट के नाम क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें उनकी मेंशन कर दी गई। दीवान अरीज, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया गया था। याद करो शॉपकीपर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए स्पाई सिस्टम बनाया गया। तो ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस तो थे, ये सारे कहाँ पे बनाए गए थे, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टर्क रूल। फिर सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट्स क्या क्या थे, तो आर्किटेक्चर में देखोगे मस्जिदें बनाई गई, फोर्ट्स बनाए गए, टोम्स बनाए गए। अच्छा, बलबन के टाइम पे ना एक हॉर्स शू शेप के जो हैं आर्क शेप के टोम्स बनाए गए, ठीक है, वो भी याद रख सकते हो आप। गेटवे के ऊपर हॉर्स शू शेप होती है ना, जैसे हॉर्स का पैर होता है उसकी तरह शेप दी गई, तो वो बलबन के टाइम पे थी। आर्किटेक्चर इन्होंने शुरू करा। ब्रिक्स एंड मोर्टार का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इस्लामिक सोसाइटी देखने को मिलेगी। मुस्लिम ने ज़ाकत
को फॉलो करना शुरू करा और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स जो था वो इम्पोज कर दिया गया था, जाजिया जिसको बोला गया। तो ये सारा टर्क के टाइम पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आए और हर एक डिपार्टमेंट की अलग ड्यूटी देखने को मिलेगी। जैसे दीवान ए रिसालत, दीवान का मतलब हर जगह पे डिपार्टमेंट होता है, और ये रिसालत कैसा था, फॉरेन अफेयर्स अपील्स का जो डिपार्टमेंट था वो दीवान ए रिसालत बना दिया गया। दीवान ए अरीज़ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, दीवान ए बंदगा ये था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दीवान ए काज़ा ए मलिक तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, बंदगा याद होगा आपको स्लेव्स के लिए था। इश्तियाक पेंशन का डिपार्टमेंट, मुस्तखराज ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था। खैरात, खैरात चैरिटी डिपार्टमेंट हुआ करता था जहाँ पे अमीर लोग डोनेशंस किया करते थे। कोही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता था। इंशा कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट हुआ करता था। उसके बाद वेरियस ऑफिशियल्स बनाए गए जिनका डिफरेंट डिफरेंट रोल हुआ करता था। जैसे वज़ीर, वज़ीर का काम था एज अ सीएम की तरह, ये इंचार्ज हुआ करता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फाइनेंस जो भी चेकिंग होती थी उनके ऊपर चेक रखा करता था वज़ीर। अजीज़ ए ममल्लिक का काम था हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन सा था, दीवान ए अरीज़, उसका हेड बना दिया गया अजीज़ ए ममल्लिक। काजी जज हुआ करता था और जो भी शरीयत लॉ को डिसरिस्पेक्ट दिया करता था उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया करते थे। फिर आते हैं वकील दर, कंट्रोलर हुआ करते थे रॉयल हाउस होल्ड के। फिर आते हैं बरीद ममल्लिक के ऊपर। बरीद ममल्लिक की बात करें तो ये स्टेट न्यूज़ के हेड हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ये पोजीशन चल रही थी। अमीर मजलिस ये ऑफिसर इंचार्ज हुआ करता था रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स का, ठीक है, जो भी सेरेमनीज कंडक्ट करनी होती थी उनके ऊपर चेक रखा करता था अमीर मजलिस। मजलिस ई एम इम्पॉर्टेंट अफेयर हुआ करते थे कुछ स्टेट्स के, उनके ऊपर चेक रखते थे। दाहिर ममल्लिक रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के हेड हुआ करते थे दाहिर ममल्लिक। उसी तरह से सदर ए जहान ये ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे रिलीजियस मैटर्स के। अमीर दाद ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। नायब वज़ीर डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करता था। मुशर्रफ मलिक अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे। आपको एक ही बारी में सारे याद नहीं होंगे, ट्राई करना दिन के एटलीस्ट 2 डिपार्टमेंट याद करो जो दिल्ली सल्तनत से एसोसिएटेड हैं। फिर अमीर ए आखुर ये ऑफिसर कमांडर हुआ करता था रॉयल हॉर्सेस का। फिर शन्ना ए पिल ये सुपरिंटेंडेंट थे एलिफेंट्स के। काजी उल कज़ात ये हेड थे चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट के। उसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको भी प्रोविंशियल यानी कि छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे भी अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो आप देखते थे ना कि एक राजा अब हर जगह तो रूल नहीं कर सकता था, तो उसके लिए गवर्नर बिठाने पड़ते थे और गवर्नर के लिए टर्म यूज़ करी आमिर। फिर आते हैं मुफ्ती और वली, ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने होते थे इक्ताज से वो सारा काम रहा करता था मुफ्ती और वली का। नाजिर या फिर वाकुफ भी जिनको बोला करता था, तो जो प्रोविंसेस से रेवेन्यू कलेक्शन करनी होती थी वो किसका काम रहता था, वाकुफ का, या इनको नाजिर भी बोला जाता था। फिर आते हैं शहीद दीवान, इन्होंने जो प्रोविंसेस के अकाउंट्स हुआ करते थे उनको मेंटेन करा और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब भेज दिया करते थे। शिकदार ये ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे लैंड मेजरिंग के, लैंड मेजरमेंट जो भी करनी होती थी वो शिकदार ही किया करते थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में, बट उससे पहले आपको ये डिपार्टमेंट डाइजेस्ट करने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम इनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। याद करो हमने पढ़ा था स्लेव, खिलजी, तुगलक। तुगलक में एक राजा आया था, कौन, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं दिल्ली में तो मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा है इस वाले एरिया में, पर नीचे 2 किंगडम अलग सेपरेट हो रहे हैं। 1336 में हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर बन रहा है और 1347 में हम देखेंगे बहमनी किंगडम बन रहा है, ठीक है। तो 2 किंगडम यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं। 1 बाय 1 इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, बट उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं और ये चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हमने सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। खीज़र खान इज़ फाउंडर, पर कुछ खास रूलर नहीं मिलते। खीज़र खान के बाद मुबारक शाह आता है और फिर अलाउद्दीन आलम आता है। अलाउद्दीन आलम को बहलोल लोधी ने ख़त्म कर दिया और फाइनली सैयद डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म होगी। अच्छा, आप इम्पैक्ट ऑफ अफ़गान भी पढ़ सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ अफ़गान रूल का क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। इधर एक नया ही रूल शुरू हो गया इनकी वजह से, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो बहलोल लोधी आएगा, सिकंदर लोधी आएगा, इब्राहिम लोधी आएगा और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगी। बहलोल लोधी खुद को बोला करता था रैयत आला, यानी कि फार्मर्स में जो बहुत ग्रेट है। बहलोल कॉइन इसने शुरू किया और अकबर के टाइम पीरियड तक ये बहलोल कॉइन चलता है।
सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी एस्टेब्लिश करी, काफ़ी इंटॉलरेंट किंग था। गज़े सिकंदरी एक मेजरमेंट यूनिट इसने दी और वीमेन की एंट्री बैन कर दी मकबराज के अंदर। इब्राहिम लोदी काफ़ी एग्रेसिव था और इसके दो नेफ्यू हुआ करते थे, आलम खान और दौलत खान, दोनों के साथ इसकी नहीं बन रही। और फाइनली हम देखते हैं कि इस तरह से बाबर अटैक करेगा इब्राहिम लोदी को विद कॉन्स्पिरेसी। राणा सांगा ने इनविटेशन भेजा था और बाबर इन फरगना हम देखते हैं किस तरह से इंस्टेबिलिटी फील कर रहा है, तो इस वजह से उसने भी सोचा कि राणा सांगा का इनविटेशन इतना भी बुरा नहीं है, लेट अस एंटर इन इंडिया। तो इब्राहिम लोदी में एंट्री पड़ेगी और बाबर जो था वो आर्टिलरी का काफ़ी ज़्यादा यूसेज करेगा, गन पाउडर का यूज़ करेगा और इब्राहिम लोदी ट्रेडिशनल मेथड से लड़ने वाले हैं, तो बाबर की आर्मी जीत जाती है इन फ्रंट ऑफ द जो इब्राहिम लोदी था। 1527 क्योंकि अब बाबर जाने का नाम नहीं ले रहा तो राणा सांगा के साथ लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई का नाम पड़ेगा बैटल ऑफ खानवा। फिर आते हैं 1526, तो बाबर ने एस्टेब्लिश कर दिया मुग़ल एम्पायर। पर उससे पहले हमने देखा कि टर्किश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के अंदर, ठीक है। इक़्तिदारी सिस्टम देखा, मिलिट्री के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट देखे, मॉस्क, फोर्ट, टॉम, ये सारी चीज़ें बनी और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जाजिया इम्पोज हुआ, वेरियस डिपार्टमेंट्स बने। ये डिपार्टमेंट तो आपको रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे तभी याद होंगे, तो एटलीस्ट 2, 4, 6 अकॉर्डिंग टू योर IQ आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। कईयों की जल्दी ग्रास्प हो जाती हैं चीज़ें, कईयों को थोड़ा स्लो लगता है, टाइम लगता है, बट स्टिल दे ऑल्सो ग्रास्प द थिंग्स। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर, जो कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ही बन गए थे। पर मैंने आपको बोला था ना कि हम डायनेस्टी एक लाइन में पढ़ेंगे ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब हम देखेंगे अबाउट द बहमनी विजयनगर एम्पायर इन द अपकमिंग वीडियो। अभी के लिए इतना ही। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक शॉर्ट वीडियो भी आता है आपको पॉलिटी का एंड ज्योग्राफी के लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं, तो डू वॉच देम। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।